नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक भी ओपन कर दिया गया है। प्रशांत सर ने अपने वीडियो में आपको जो है नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी, क्योंकि पहले ये भी कन्फ्यूजन बना हुआ था कि नोटिफिकेशन सही है या नहीं है। तो अब तक आपको जो है नोटिफिकेशन देखने का मौका अवश्य मिल गया होगा। पिछले वीडियो में आप लोग के कई सारे प्रश्न थे जो कि अप्लाई करने से पहले आपको बहुत जानना जरूरी है। तो ऐसे ही कई सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हम टैकल करेंगे और आपके मन में जितनी भी भ्रांतियां हैं यूपी पीसीएस 2020 प्रीलिम्स का फॉर्म भरने से पहले, उसको दूर करना ही जो है इस वीडियो को बनाने का पूरा मुख्य उद्देश्य है। इस वीडियो में हमारा यही प्रयास रहेगा कि आपके मन में जितनी भी शंकाएं हैं उनका समाधान हो सके। पीसीएस, एसीएफ या बोथ में टिक लगाना है, शैक्षिक योग्यता क्या है, लास्ट ईयर वाला जो ग्रेजुएशन में अप्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता, अधिकतम आयु सीमा क्या है, आरक्षण किसको मिलेगा, बाहर वालों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो स्पेशल पोस्ट का वर्णन है उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में क्या, और जो 13 गुना और 2 गुना का रूल बनाया गया था प्री और मेंस को क्वालिफाई करने के लिए मेरिट में, वो लागू है कि नहीं है, माइनस मार्किंग की क्या स्थिति है, और ये मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड क्या है। इसके अलावा भी और भी सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हम अपने मुख्य विषय पर आएँ उससे पहले केवल मैं आपका 2 मिनट लेना चाहता हूँ। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, एक कंप्लीट क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को है। तो इस क्रैश कोर्स में क्या है, टोटल 25 टेस्ट जो है हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें से एक डेमो टेस्ट है, 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं और 5 टेस्ट जो है करंट अफेयर्स के हैं, और इस प्रकार से फुल सिलेबस पर बेस्ड 10 टेस्ट हैं। तो कुल 25 टेस्ट हैं। और ये टेस्ट किस प्रकार हैं ये आप देख सकते हैं। जो है इंडिविजुअल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं उनकी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर दी हुई है, और उसके बाद के टेस्ट, फुल टेस्ट आपके सामने 10 टेस्ट, और लास्ट में करंट अफेयर्स के 5 टेस्ट। आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा उपलब्ध है। साथ में सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उनकी व्याख्या जो है वो केवल हिंदी में होगी। और लोक सेवा आयोग का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए उसी ट्रेंड पर जो है ये पूरे टेस्ट बनाए गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी ध्यान में रखा गया है, और सारे प्रश्न जो है अति संभावित हैं। उनकी इतनी अच्छी व्याख्या लिखी गई है। पूरा कंटेंट जो है इस प्रकार से तैयार किया गया है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में सब कुछ जो है उस प्रश्न की व्याख्या में लिख दी गई है। और ये जो 25 टेस्ट हैं इनकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती है, और ये पीडीएफ जो है अपने आप में कंप्लीट नोट्स हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में इसमें सभी प्रश्नों की उस टॉपिक को क्लियर करते हुए पूरी व्याख्या लिखी हुई है। और अब अंतिम बात यह है कि आप जो है हमारे इस दावे को परखने के लिए सबसे पहले जो फ्री डेमो टेस्ट की पीडीएफ है उसको डाउनलोड करिए। उसके लिए आपके सामने 2 नंबर दिए हुए हैं, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। आप किसी भी नंबर पर ज्वाइन पीसीएस 2020 लिख के व्हाट्सएप से भेज दीजिए, या आप सीधे सीधे कॉल करके मांग सकते हैं कि हमको जो है डेमो टेस्ट की पीडीएफ चाहिए। उसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस पिन कमेंट में भी जो है उस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल का लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस क्रैश कोर्स को समझने के लिए आपको डेमो टेस्ट की पीडीएफ को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप ये जस्टिफाई कर पाएंगे, खुद एक निर्णय ले पाएंगे कि आप इसके साथ जुड़ें कि ना जुड़ें। तो हमने नया बैच बनाया है, चूँकि नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब जो है आप 26 अप्रैल तक अधिकतम इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये टेस्ट हमेशा के लिए ओपन नहीं है। 26 अप्रैल जो है इस बैच में इनरोल होने की अंतिम तिथि है। बाकी कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, आपके सामने जो दोनों नंबर हैं, इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पर आप जो है बात करके पता कर सकते हैं। तो अब मूव करते हैं हम अपने मेन कंटेंट की ओर। तो ये परीक्षा क्या है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस प्लस एसीएफ प्लस आरएफओ, ये सभी की कंबाइंड परीक्षा है 2020 की। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स पे नज़र डालते हैं। 21/4/2020 से जो है इसका आवेदन प्रारंभ हो चुका है, ऑनलाइन लिंक खुल चुका है। और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, 18/5/2020। यहाँ पर याद रखिएगा
कि बैंक में शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि ऑनलाइन है वो 18/5/2020 है। तो अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए अंतिम तिथि यही है, क्योंकि अगर आप फीस ही नहीं जमा कर पाएंगे तो ये आखिरी स्टेप जो सबमिट का होता है ये आपके लिए बेकार हो जाएगा। यानी 21 तारीख को आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर आपने 18 तारीख तक जो है फीस नहीं जमा की है। तो इसके लिए आपको अंतिम तिथि या समय का इंतज़ार नहीं करना है। अगर आप जो है स्वयं इसको भरने में सक्षम है तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। नहीं तो डेट आपको अच्छी खासी दी गई है, 1 महीने का पूरा समय है। आप जो है लॉकडाउन खुलने पर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। संभवतः जो है 3 मई के बाद खुल जाएगा या जैसी भी स्थितियां हो। दूसरी बात आती है इस परीक्षा की तिथि। तो पहले से ही आयोग के कैलेंडर में इसके लिए 21 जून डेट निर्धारित है, और अगर स्थितियां सामान्य होती रहीं तो आयोग जो है जिस प्रकार से कार्य कर रहा है उसके निश्चय को देखते हुए लग रहा है कि 21 जून को परीक्षा हो जाएगी। तो 2 महीने का समय है, और ये 2 महीने का समय आपके प्री के लिए अगर आप डेडिकेटेड होकर लग जाएंगे तो पर्याप्त समय है कि आप प्री का एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। अब हम बात करते हैं रिक्तियों की संख्या, यानी कितनी वैकेंसीज हैं। तो लगभग 200 वैकेंसीज अभी तक पीसीएस की बताई गई हैं। इसमें जो है सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए अभी तक वैकेंसी को जोड़ा नहीं गया है, क्योंकि इसका अधियाचन नहीं प्राप्त हुआ है, और ये जो है जब जुड़ जाएगा तो इसके बारे में भी आपको सूचना मिल जाएगी। कुछ पद इसमें बढ़ सकते हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको पदों से ज़्यादा इसकी तैयारी पर जो है फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस तरह से 2 महीने में इसको क्रैक करने के लिए अपनी रणनीति बना पाते हैं। फिर बात आती है आरक्षण की। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आरक्षण दिया जाता है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए जो आरक्षण है वो सभी अनुमन्य होगा, और ये सभी आरक्षण उन्हीं को मिलेंगे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद है कि जो महिलाएं हैं, चाहे वो अदर स्टेट की हों, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट रिट हुई थी जिसके बारे में भी दिया गया है कि रिट याचिका संख्या सो एंड सो विपिन कुमार मौर्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा संबद्ध 6 अन्य रिट याचिकाओं में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16/1/2019 को अधिकारातीत घोषित करने के निर्णय के अनुपालन में इसको विलोपित कर दिया गया। किसको विलोपित कर दिया गया? पहले क्या प्राविधान था? यह भी स्पष्ट किया जाता है कि राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं को अनुमक्त उपरोक्त आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं को ही अनुमन्य है। यानी अब जो है उत्तर प्रदेश के बाहर की भी जो महिलाएं हैं, अगर वो अप्लाई करती हैं तो उनको भी जो है महिला कोटा में आरक्षण प्राप्त होगा। उसके अलावा आप 5वां नंबर पढ़ सकते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांगजन तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं है। यानी महिलाओं को छोड़कर बाकी सभी कैटेगरीज जो आरक्षण में आती हैं उन्हें उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। तो प्रश्न ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के जो बाहर के लोग हैं तो वो एज ए जनरल कैंडिडेट कंसीडर किए जाएंगे, फॉर्म वो भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोई भी जो है लेकिन आरक्षण या आयु सीमा में छूट उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगी। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अब आगे चलते हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो आप लोग की समस्या है कि एसीएफ भी भरें, पीसीएस भी भरें, बोथ पे क्लिक करें या सिंगल पे क्लिक करें, तो उसके लिए सबसे पहले शैक्षिक अर्हता को समझ लीजिए। सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में सम्मिलित पद हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंतिम तिथि आपकी कब है? 21 मई। यानी 21 मई तक आप जो है ये शैक्षिक योग्यता धारित करते हो जो यहाँ पर मांगी जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो अंतिम वर्ष में है, अपीयरिंग है, लास्ट सेमेस्टर में है ग्रेजुएशन के, उनको कोई भी जो है छूट मिलेगी। इसके लिए आप अगर 21 मई तक ग्रेजुएट नहीं हैं तो आप निश्चित रूप से जो है इस पदों के लिए अर्ह नहीं हैं। इसलिए आपका जो है 21 मई तक ग्रेजुएट होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई हो। उसके बाद जो है
पीसीएस के लिए जो शैक्षिक अर्हता है, जिसकी हम केवल पीसीएस के पदों की बात कर रहे हैं, तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष कोई अर्हता धारित करना आवश्यक है। तो अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, चाहे आर्ट साइड से हो, चाहे साइंस साइड से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आपने इंजीनियरिंग किया हो, अगर आपके पास एक स्नातक की डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप पीसीएस के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा इसमें किसी भी तरह से आप किस स्ट्रीम से हैं, किस सब्जेक्ट से हैं, इसका कोई भी रोल नहीं है। आपको केवल ग्रेजुएट होना है और आपको खुद पता है कि आप ग्रेजुएट हैं कि नहीं हैं। और ग्रेजुएट कब तक होना चाहिए? 21 मई तक जो है आप जो है ग्रेजुएट होने चाहिए। उसके अलावा कुछ पद, 200 पदों में से कुछ पद जो लगभग मुश्किल से 10 से 15% पद होंगे, यानी मैक्सिमम पद जो हैं वो क्या हैं, सिंपल ग्रेजुएशन के लिए हैं पीसीएस वाले। लेकिन 15%, 20% ऐसी भी पोस्ट हैं जिनके लिए विशिष्ट अर्हताएं भी हैं, स्पेशल जो है उनके लिए क्वालिफिकेशन निर्धारित हैं। उनका पूरा विवरण यहाँ पर दिया है। जैसे उप निबंधक, सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन विभाग में, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। जिले बेसिक शिक्षा अधिकारी, सह जिला विद्यालय निरीक्षक या समकक्षीय प्रशासनिक पद जिला प्रशासनिक अधिकारी के लिए आपको जो है स्नातकोत्तर उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पर वाणिज्य स्नातक, सभी पदों का आपके सामने कोई ना कोई अर्हता दी हुई है। जो विशेष अर्हता है, स्नातक या जो है पीजी मांगा गया है, किसी विशिष्ट जो है स्ट्रीम में मांगा है। लेकिन ये जो है जरूरी नहीं है कि जो पीसीएस के लिए अप्लाई कर रहा है उसके पास ये होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो इसके लिए एक अलग सा कॉलम है, उसमें आपको जो है विशिष्ट योग्यता को भर देना है। अगर आप विशिष्ट योग्यता को नो कर देते हैं तब भी आप पीसीएस के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो पीसीएस के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर एक फुट नोट दिया हुआ है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प में हाँ दिए जाने की स्थिति में ही उन्हें विशिष्ट अर्हता वाले पदों हेतु पद की अर्हता धारित करने की स्थिति में विचार किया जाएगा। यानी आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तो आप पीसीएस के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आप जो है अर्थशास्त्र में, समाजशास्त्र में या जो भी जो है इन स्पेशल पोस्ट की जो है अर्हता के सामने अर्हता लिखी है वो भी है, तो उसके लिए अलग कॉलम पूछा गया है। और उसमें अगर आप हाँ लिखेंगे तो आपको जो है ये सारे पद इसी तरह से खुल जाएंगे फॉर्म में, और वहाँ पर आपको उसमें यस लिख के और अपनी शैक्षिक अर्हता भरनी पड़ेगी। अगर आप नहीं भर रहे हैं तो आप केवल पीसीएस के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आप पीसीएस के लिए भी एलिजिबल हैं, यानी आप ग्रेजुएट तो हैं ही हैं, लेकिन आप विशेष जो है परास्नातक उपाधि आपके पास है या विशेष अर्हताएं हैं जो मांगी गई इन पदों में, तो आप जो है दोनों ही तरह के पदों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये जो है आपकी शैक्षिक अर्हता हो गई पीसीएस के लिए। अब आप सहायक वन संरक्षक अधिकारी एसीएफ के लिए और आरएफओ के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। जब आप ये जान जाएंगे तभी आप जो है दोनों का विकल्प बोथ वाला देंगे, नहीं तो आप केवल पीसीएस के लिए देंगे। तो एक एक को देखते हैं। सहायक वन संरक्षक पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं क्या हैं? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से या समय समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विदेशी विश्वविद्यालय से कम एक विषय अर्थात वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगर्भ विज्ञान, वानिकी, सांख्यिकी के साथ स्नातक उपाधि या कृषि में स्नातक उपाधि या अभियंत्रण यानी इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता आवश्यक है। तो अगर आपने इतने सारे जो है सब्जेक्ट पढ़े, इनमें किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपने स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया है और आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप सहायक वन संरक्षक पद के लिए भी एलिजिबल हैं। इसमें जो है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन भी दी गई है, यानी अधिमानी अर्हता। ऐसे अभ्यर्थियों को जो 2 वर्षों तक उन्होंने प्रादेशिक सेना में सेवा की हो या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो, तो अन्य बातों के समान होने पर उनको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये अधिमानी अर्हता की बात हो गई। लेकिन आपको केवल अभी मतलब है कि आप जो है जो बेसिक क्वालिफिकेशन है यानी इसेंशियल क्वालिफिकेशन वो फुलफिल करते हैं कि नहीं।
फिर क्षेत्रीय वन अधिकारी पद हेतु क्या अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है? इसमें भी भारत द्वारा विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ विज्ञान, कृषि, सांख्यिकी, उद्यान विज्ञान, पर्यावरण में से 2 या 2 से अधिक विषयों के साथ स्नातक उपाधि या कृषि में अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग में या पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक उपाधि धारण की हो। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप जो है साइंस ग्रेजुएट हैं और आपके पास इनमें से जो है सब्जेक्ट रहे हैं ग्रेजुएशन में, तो आप जो है क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए भी एलिजिबल हैं। उसी दशा में आप जो है दोनों के लिए यानी पीसीएस के लिए और एसीएफ आरएफओ के लिए जो है फॉर्म में टिक लगाएंगे। उसके बाद जो है सहायक वन संरक्षक पद हेतु और साथ में आरएफओ हेतु दोनों के लिए ही जो है न्यूनतम शारीरिक मानक भी कुछ हैं, क्योंकि ये पद में जो है फिजिकल इफ़िशियंसी भी देखी जाती है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये भी फुलफिल करना आवश्यक है। इसी तरह से क्षेत्रीय वन अधिकारी में भी जो है आपको दिया गया है कि क्या क्या जो है शारीरिक स्वास्थ्यता के मानक होने चाहिए, आप उस पूरा करते हैं कि नहीं। तो हमने अब शैक्षिक अर्हता को भी समझ लिया जो सबसे ज़रूरी था। अब उसके बाद बात आती है आयु सीमा की, यानी एज लिमिट क्या है। तो अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2020, याद रखिएगा यहाँ पर जो है कट ऑफ क्या माना इन्होंने, 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष की आयु पूरी करना आवश्यक है। यानी आप अगर 1 जुलाई 2020 को 21 साल के नहीं हो रहे हैं, उससे आपकी उम्र कम है, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष। 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी आपका जन्म जो है 2 जुलाई 1980 से पूर्व या 1 जुलाई 1999 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी आपको अगर आप बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो अपने एज का भी आपको ध्यान रखना होगा अप्लाई करने से पहले। फिर इसमें छूट होती है, दिव्यांगजनों के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष होती है और अधिकतम आयु सीमा में छूट जो है कुछ वर्गों को दी जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों में कुशल खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों को तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। यानी 40 साल तो अपर लिमिट है, लेकिन अगर आप राजकीय कर्मचारी हैं या शिक्षक हैं तो आप 45 साल तक की उम्र तक भी इसको भर सकते हैं। और दिव्यांगजन होने की दशा में आप जो है 55 वर्ष की मैक्सिमम आयु तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर जब सरकारी कर्मचारियों की बात चली है तो एक बात और मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी तरह के सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे बेसिक शिक्षा परिषद में कार्य करते हैं और इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, तो आपको जो है आपसे फॉर्म में पूछा जाएगा कि क्या आप जो है सरकारी सेवा में हैं, तो वहाँ पर यस करना होगा। कि कब से हैं ये भी वहाँ पर कितने सालों से ये बताना होता है। और इस फॉर्म को भरने के साथ साथ ही आप जो है अपने विभाग में अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी के लिए आवेदन अवश्य कर दें। कभी कभी क्या होता है, प्री के लिए हम जो है एनओसी नहीं अप्लाई करते हैं, बाद में जब प्री निकल जाता है, मेंस में जब एनओसी मांगा जाता है फॉर्म के साथ में आयोग द्वारा, उस समय आपका विभाग आपको एनओसी देने से मना कर देता है, क्योंकि आपने पहले विभाग को इसके बारे में सूचना नहीं दी थी। तो फॉर्म भरने के साथ ही साथ जो है लेटर के माध्यम से, प्रार्थना पत्र के माध्यम से एनओसी के लिए अपने विभाग में अप्लाई भी कर दें अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं। अब चलिए बात करते हैं कि मेरिट जो बनेगी उसमें कितने गुना, क्योंकि ये बहस जो है पिछले काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन इस परीक्षा में ये शामिल है। तो पॉइंट नंबर 14 पढ़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों के 13 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे तथा मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के लिए 2 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। यानी प्री की एग्ज़ाम होगा, उसमें से 13 गुना जो है लोग जाएंगे मेंस में, और मेंस से जो है 2 गुना लोग जाएंगे इंटरव्यू के लिए। तो 13 गुना और 2 गुना वाला जो फार्मूला था वो यहाँ पर लागू हो गया है। साथ में ही स्केलिंग की व्यवस्था यथा आवश्यक लागू रहेगी, जैसा कि रिट याचिका संख्या 100 में संजय बनाम सिंह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय में दिया गया था।
एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, ऐसे अभ्यर्थी जो पद के लिए निर्धारित आहारकारी परीक्षा यानी जो संबंधित पद की अनिवार्य योग्यता है उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, वो इस परीक्षा हेतु आवेदन ना करें, क्योंकि वो पात्र नहीं है। यानी अगर वो अपीयरिंग हैं, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर वो अंतिम वर्ष में हैं, इस फॉर्म की लास्ट डेट तक यानी 21 मई तक वो उस पद की अर्हता नहीं धारित करते हैं, तो वे पात्र नहीं होंगे, वे अप्लाई करने का रिस्क ना लें। अब आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी ज़रूरी जानकारियां आपको यहाँ पर देनी है। सबसे पहले बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर रहते हैं, जो कि विकल्प, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए अंकों का 1/3 यानी अगर 0.33 जो है दंड के रूप में काटा जाएगा। यदि कोई एक उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसको भी गलत उत्तर माना जाएगा, चाहे उसमें से एक उत्तर सही ही क्यों ना हो। अब एक चर्चा आप लोग के मध्य बहुत चल रही है कि मिनिमम इफ़िशियंसी स्टैंडर्ड क्या है। तो आप भले इस चीज़ को ना पढ़ते हो, आपने ध्यान ना दिया होगा, लेकिन जितनी भी पिछले नोटिफिकेशन 2-3 साल के हैं सभी में ये चीज़ यथावत लिखी हुई है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दक्षता मानक निर्धारित है, वो कितना है 35%। अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही हैं, अगर इसमें 35% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता या चयन सूची में सम्मिलित नहीं होंगे। यानी 35% जो है उनको मिनिमम प्री और मेंस में नंबर लाने ही लाने हैं मेरिट में शामिल होने के लिए। इसी प्रकार अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए भी न्यूनतम दक्षता मानक यानी मिनिमम इफिशियंसी स्टैंडर्ड 40% निर्धारित है। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में 40% से कम अंक प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठता या चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। यानी उनको जो है इस स्टैंडर्ड के लिए क्रमशः 35% और 40% नंबर लाना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं सीसैट को पास करने की। तो आप जानते हैं प्री में 2 पेपर होते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा का दूसरा प्रश्न पत्र होता है, जिसको हम सीसैट के नाम से जानते हैं, वो कैसा होता है, वो क्वालिफाइंग होता है, लेकिन उसमें न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना जरूरी होता है। अगर 33% अंक आप नहीं प्राप्त करेंगे, चाहे आप जो है पहले पेपर में यानी जीएस के पेपर में कितने भी नंबर ले आए, तो आप जो है आगे नहीं जा पाएंगे। यानी जो है जीएस 2 का पेपर सीसैट भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों पिछली बार का जो अनुभव है, बहुत सारे अच्छे अभ्यर्थी जिन्होंने GS1 में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए, लेकिन कई लोग जो है 33% जो है सीसैट में नहीं ला पाए और वो प्री में ही रुक गए। इसलिए सीसैट को कतई हल्के में कभी भी ना लें। और इसमें अंतिम बात, अभ्यर्थियों के योग्यता क्रम यानी मेरिट का निर्धारण उनके प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा। यानी GS1 में आप जो स्कोर करते हैं उसी के आधार पर प्री की मेरिट बनेगी, लेकिन शर्त यह है कि आपको GS2 का पेपर यानी सीसैट का पेपर जो है कम से कम 33% नंबरों के साथ क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको जो कुछ भी जानना था उसका जवाब मैंने दे दिया है। अगर आपका सवाल का जवाब इस वीडियो में नहीं है, आपको लगता है कि आपको कुछ और पूछना है, तो आप कमेंट में पूछिए। अभी एक वीडियो हम लोग जो है आपके कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए आगे भी इस पर लाने वाले हैं। उसमें आपका जो है प्रश्न शामिल कर लिया जाएगा, साथ में आपको कमेंट में भी रिप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि आपको फॉर्म भरना है, उसके लिए आपको वेट कर नहीं कराया जाएगा। तो आप अपना प्रश्न पूछिए। और अगर आप गंभीर हैं और इस परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, निश्चित रूप से कम समय में अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल के साथ में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। उसके पहले आप जो है फ्री PDF को डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि जो बातें या जो दावा हम लोग कर रहे हैं उसमें दम है, तो आप जो है ज्वाइन करने के लिए 9506742546 पर जो है UPPCS प्री 2020 लिखकर भेज दीजिए। आपको सारी जानकारी, सारा प्रोसीजर दे दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की आपको सहायता चाहिए, कुछ भी पूछना हो, तो आप अपना प्रश्न जो है इस नंबर पर या इस नंबर पर किसी भी नंबर पर भेज सकते हैं, आपको पूरी सहायता भी की जाएगी।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।